अगर आपको लगता है कि डीमन स्लेयर और जुजुत्सु काइसेन से ज़्यादा इंटेंस कुछ भी नहीं हो सकता, तो मेरे भाई रुको। क्योंकि जो कहानी आज मैं आपको बताने वाला हूँ वो सिर्फ एक डीमन हंटर की नहीं, बल्कि एक ऐसे भाई की कहानी है जो कि अपने खून के लिए ही तलवार उठा लेता है, एक बहन के लिए लड़ता है, फिर उसी को ख़त्म करने के लिए निकल पड़ता है। यह है स्वॉर्ड ऑफ द डीमन हंटर की कहानी, जहाँ रिश्ते, बलिदान और अंधेरों से लड़ाई है। तो मेरे भाई, मेरे कहने पर इस कहानी को अंत तक ज़रूर देखना। अब हम देखते हैं कि जिंता, जो कि हमारी कहानी का मेन कैरेक्टर है, उसकी बहन एक डीमन होती है और इसी वजह से उसके पिता उसकी बहन को बहुत मारते पीटते हैं। इसी वजह से जिंता अपनी बहन को लेकर अब भाग जाता है, क्योंकि वो उससे बहुत ज़्यादा प्यार करता था। फिर कुछ ऐसी घटनाएं होती हैं कि जिंता अपनी बहन को मारने के लिए एक सफ़र पर निकल पड़ता है। तो आखिर क्यों एक भाई जो अपनी बहन से अपनी जान से भी ज़्यादा प्यार करता था, उसने अपनी ही बहन को मारने का संकल्प क्यों लिया? तो चलिए जानते हैं। कहानी की शुरुआत होती है सन 1830 में, जहां एक आदमी एक छोटी सी बच्ची को पीट रहा था। वो बच्ची अपने बड़े भाई से मदद मांगती है, जो ये सब देख रहा था, पर उसका भाई वहां कुछ भी नहीं कर पाता है। जिसके बाद वह आदमी उस छोटी सी बच्ची को एक जगह पर कैद कर देता है और हमें पता चलता है कि यह आदमी उस बच्ची का पिता है। जिसके बाद इस तेज बारिश में उसका भाई चिंता अपनी बहन के पास आ जाता है और फिर वहां पर उसकी बहन नहीं होती। जिसके बाद वह अपनी बहन को ढूंढने लग जाता है और थोड़े समय ढूंढने के बाद उसे उसकी बहन सुजने मिल जाती है। सुजने रोती हुई अपने भाई को देखती है और जब जिंता उसके पास जाता है तो वो कहती है कि आप मुझसे दूर हो जाओ, अगर आप मेरे पास रहोगे तो आप और भी ज़्यादा मुश्किल में पड़ सकते हो। लेकिन जिंता कहता है हमें यहाँ से भागना होगा, और फिर वो अपनी बहन के साथ वहाँ से भाग जाता है। जिसके बाद हम देखते हैं कि ये दोनों भाई बहन एक काली बरसात वाली ठंडी रात में एक जगह पर बैठे हुए होते हैं और यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा ठंड होती है। पर यहाँ दोनों इस बात से खुश थे कि वो दोनों अब एक दूसरे के साथ रहने वाले हैं और एक नॉर्मल लाइफ जीने वाले हैं। अब इसके कुछ देर बाद सुजने बेहोश हो जाती है और जिंता भी बेहोश होने वाला ही होता है। तभी उसके सामने एक व्यक्ति नज़र आता है और फिर वो बेहोश हो जाता है। और फिर जब उसकी आँख खुलती है तब हम देखते हैं कि यह व्यक्ति जिंता को अपनी पीठ पर बिठाकर चल रहा है और अब वो उसे अपने साथ ले जा रहा है। उसकी बहन भी वही थी। जिसके बाद यह आदमी जिंता को नीचे उतरने के लिए कहता है और कहता है अब तुम्हें खुद ही चलना होगा। जिसके बाद ये दोनों भाई बहन उस आदमी के साथ एक गांव में आ जाते हैं और हमें जानने को मिलता है कि इस गांव में सिर्फ ब्लैक स्मिथ रहते हैं, जो कि तलवारें बनाते हैं, जिसे हम कटाना के नाम से जानते हैं। फिर जैसे ही ये सब उस आदमी के घर तक पहुंचते हैं, उस आदमी की एक बेटी होती है और वो अंदर से भागकर अपने पिता को गले लगा लेती है। जिसके बाद उस बच्ची को पिता कहता है कि अब ये दोनों भी हमारे साथ ही रहेंगे और ये दोनों भी अब हमारे परिवार का ही एक हिस्सा है। और ये बात सुनकर ये लड़की बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है और जिंता के पास आकर अपना नाम बताती है। वो अपना नाम शिरायु बताती है। यह दोनों भाई बहन भी उसे अपना नाम बताते हैं, पर सुजने देखती है कि शिरायु जिंता से कुछ ज़्यादा ही प्यार से बात कर रही है, तो शायद उसे यह चीज़ पसंद नहीं आ रही। अब रात में जब जिंता को नींद नहीं आती है तो वह देखता है कि यह महाशय अपनी तलवार को चमका रहा है और यह एक पहरेदार है जिसे सेंटिनल नाम से जाना जाता है और इसका काम है इस गांव की हिफाजत करना। अब अगले दिन जब शिरायु सुबह उठती है तो वह देखती है कि जिंता तलवारबाजी की प्रैक्टिस कर रहा है। जिसके बाद हम देखते हैं कि यह सभी एक साथ नदी में नहाते हैं और यहाँ अब इन्हें एक नई दोस्त मिली है जिसका नाम है चितोसे। अब यहाँ सब बहुत खुश हैं और बहुत ही ज़्यादा मज़े करते हैं। अब शाम को घर लौटते समय इनकी नई दोस्त चितोसे की माँ उन्हें लेने आ जाती है, पर चितोसे की माँ को देखकर शिरायुकी की आंखों में ज़रा उदासी छा जाती है। अब ये लोग घर लौटते हैं। जिंता शिरायु से कहता है तुम्हारी माँ का नाम योगा से है ना, और मैं जानता हूँ कि उनके बदौलत ही हम इस गांव में रहने की अनुमति पाते हैं। पर वो कभी श्राइन से घर नहीं आती। शिरायुकी कहती है कि हाँ, क्योंकि वो एक यूत्सुकी है और हम सब उन्हें एक एंशिएंट सन गॉड की तरह ही पूजा करते हैं और उनसे मिलने की इजाज़त सिर्फ इस गांव के चीफ को और उसके पिता को है, क्योंकि यूत्सुकी ही में नॉर्मल लोगों से बात नहीं कर सकती, उन्हें इसकी इजाज़त नहीं है। शिरायुकी को अपनी माँ को देखे हुए कई साल हो चुके हैं। अब 3 साल गुजर जाते हैं और हम देखते हैं कि इस महाशय के साथ जिंता अभी भी ट्रेनिंग कर रहा है, पर यह काफ़ी आसानी से जिंता को हरा देता है। जिंता काफ़ी ज़्यादा डिसअपॉइंटेड है क्योंकि उसने इतने सालों में कोई ग्रोथ नहीं करी है, जिस पर यह कहता है कि
नहीं, ऐसा नहीं है जिंता, तुम धीरे धीरे बेहतर होते जा रहे हो। जिसके बाद ये अपनी ड्यूटी पर चला जाता है। तभी शिरायुकी वहां पहुंच जाती है और अपने पिता को उनकी तलवार ला कर देती है। जिसके बाद शिरायुकी जिंता के पास आकर कहती है कि तुम डिसअपॉइंटेड मत हो। तो क्या हुआ, तुम आज प्रोग्रेस नहीं कर पा रहे हो, लेकिन धीरे धीरे तुम बहुत बड़े आदमी और बहुत बड़े फाइटर बनने वाले हो। मुझे तुम पर पूरा विश्वास है और मैं एज अ बड़ी बहन तुम्हें चीयर करना कभी नहीं छोड़ूंगी। वो उसके सिर पर हाथ रखती है। लेकिन गाइस, शिरायुकी की एज और जिंता की एज में कोई ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, और बल्कि वो उससे छोटी है। और शिरायुकी के हिसाब से जिंता अभी ज़्यादा मैच्योर नहीं हुआ है और वो उससे ज़्यादा अपने आप को मैच्योर समझती है। इसी बीच सुजने वहाँ आ जाती है। शिरायुकी कहती है कि चलो अब खाने का वक्त हो गया है। जिसके बाद ये दोनों जिंता की ओर अपना हाथ बढ़ाते हैं और जिंता भी अपना हाथ बढ़ाता है। और अगले सीन में जिंता काफ़ी ज़्यादा बड़ा हो चुका है, एकदम मस्कुलिन बॉडी शॉडी के साथ। अब यहाँ की जो युत्सुकी है वो जिंता की काफ़ी ज़्यादा तारीफ कर रही थी, क्योंकि उसकी डीमन स्लेइंग स्किल्स काफ़ी ज़्यादा एपिक हैं। और इस बार जिंता ने एक ऐसे डीमन को मारा है जो इस गांव में अपना किसी भी इंसान के जैसे रूप बदल सकता था। तभी ये दादाजी बताते हैं कि डीमंस की उम्र 1000 साल से भी ज्यादा हो सकती है, पर सिर्फ एक जवान युत्सुहिमे का मांस खाकर ही एक डीमन अमर बन सकता है। और इसके पहले जो युत्सुहिमे थी उनका नाम था योगाजे, और उन्हें भी एक डीमन ने ही खा लिया था। और उस डीमन को ये लोग ने तभी हरा पाए थे जब शिरायुगी के पिता ने बलिदान दिया था। तभी ये कहती हैं कि शायद से वो डीमन द सेक्रेड स्वॉर्ड याराई को हथियाना चाहते हैं, जो जनरेशन टू जनरेशन हमारी पीढ़ी में चलती हुई आई है। और किस्से कहानियों के मुताबिक ये काफ़ी ज़्यादा सेक्रेड स्वॉर्ड है और इस गांव के बेस्ट स्मिथिंग टेक्निक के द्वारा इसे बनाया गया था। और शायद डीमन सब इसी की ताकत को पाना चाहते हैं। अब ये कियोमासा नाम का बंदा कहता है कि अब वो डीमंस अपने इरादों में कामयाब नहीं हो पाएंगे, क्योंकि यहाँ पर युत्सुकिमे की सेवा सेंटिनल्स द्वारा की जा रही है। और यहाँ बात सच तो है कि उनमें से एक को तलवार चलाने के अलावा और कुछ भी नहीं आता, और यहाँ पर वो जिंता को टॉन्ट मार रहा है। तभी युत्सुकिमे कहती है कि इस जगह पर सब बराबर हैं। और दोस्तों, हम देखते हैं कि यह युत्सुकिमे प्रिंसेस और कोई नहीं बल्कि शिरायुकी ही है। अब इसके बाद यहाँ मीटिंग समाप्त हो जाती है और सभी लोग यहाँ से जाने लग जाते हैं, लेकिन जिंता अभी भी वहाँ बैठा हुआ है। अब इसके बाद युत्सुकिमे प्रिंसेस इस पर्दे से बाहर आ जाती है और वह सीधे आकर जिंता से कहती है कि तुम्हें मुझे प्रिंसेस बोलने की ज़रूरत नहीं है, तुम मेरा नाम जानते हो और मैं चाहती हूँ कि तुम मुझे सिर्फ उसी नाम से पुकारो, क्योंकि इस दुनिया में अब उस नाम से पुकारने वाला तुम्हारे अलावा और कोई भी नहीं है। जिंता शिरायुकी कह के इसका नाम पुकारता है, जिससे शिरायुकी काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाती है। इसके बाद जिंता को वो बताती है कि आज सुजने भी यहाँ पर ही मौजूद है। जिसके बाद ये दोनों प्रिंसेस रूम में झांकते हैं। यहाँ सुजने सो रही होती है। और मेरे भाई, आप लोग को लग रहा होगा कि इसका शरीर अभी भी बच्चा जैसा क्यों है। वो इसलिए क्योंकि उसने अपनी पावर से अपना शरीर को कभी बढ़ने ही नहीं दिया। उसका रीज़न हमें आगे पता चलने वाला है, तो वीडियो को पूरा देखिएगा। अब जिंता कहता है, मैंने कितनी बार इसे यहाँ आने से मना किया है। शिरायुकी कहती है कि ये यहाँ पर बस तुम्हें देखने ही आती है, क्योंकि तुम्हारे सेंटिनल या फिर डीमन हंटर बन जाने की वजह से तुम काफ़ी दिन तक घर नहीं जाते हो। और फिर हमें बताया जाता है इसी वजह से सुजने जिंता से नहीं मिल पाती है। जिसके बाद जैसे ही सुजने की आंखें खुलती हैं, वह जिंता को देखकर वेलकम होम बोलती है। अब जिंता कहता है कि सुजने, मैं तुम्हें कितनी बार कह चुका हूँ कि तुम्हें श्राइन में नहीं आना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर कुछ ऑथराइज्ड लोग ही आ सकते हैं और श्राइन के कुछ नियम भी है जिसे तुम्हें स्ट्रिक्टली फॉलो करना होगा। सुजने कहती है ठीक है, आइंदा से वो इस बात का ध्यान रखेगी और वहाँ से चली जाती है ताकि कोई उसे देख ना पाए। उसके जाने के बाद शिरायुकी कहती है, सुजने कितनी प्यारी है ना। जिंता कहता है, हाँ, पर कभी कभार वो बहुत ज़्यादा परेशान कर देती है मुझे। अब इसके बाद श्राइन की ओर यही बुढ़ा वापस से चलता हुआ आता है और वो कहता है कि प्रिंसेस, मैंने आपको जो प्रपोजल दिया था उसके बारे में मुझे आपसे बात करनी है। फिर वो जिंता को देखकर कहता है कि तुम यहाँ से चले जाओ, मुझे प्रिंसेस से पर्सनल में कुछ बात करनी है। जिंता आर्ग्यू करने लग जाता है, लेकिन शिरायुकी उसे वहाँ से जाने के लिए कहती है। फिर जिंता वहाँ से जाने लग जाता है। इतने में शिरायुगी उसे कहती है कि तुम इस गांव के रखवाले हो और तुम्हें अपना कर्तव्य हमेशा निभाना होगा। दोस्तों, इसके बाद हमें पास्ट के कुछ सीन दिखाए जाते हैं जब शिरायुकी के माता पिता गुजर चुके थे। और फिर रात के वक्त शिरायुकी जिंता को बताती है कि अब वह एक
इत्सुकी ही बनने वाली है, क्योंकि उसकी माँ के जाने के बाद अब उसे ही इस गांव की जिम्मेदारियां संभालनी होंगी। पर इसका मतलब यह भी होगा कि जिंता फिर शिरायुकी को कभी नहीं देख पाएगा। जिंता कहता है, मैं अपने तरीके से तुम तक पहुंच जाऊंगा और चाहे मुझे कुछ भी करना पड़े। तुम्हारे पिता की तरह एक डीमन हंटर बनकर इस गांव का मैं योद्धा बनूंगा और उस श्राइन की हमेशा रक्षा करता रहूंगा। यह बात सुनकर शिरायुगी की आंखों में आंसू आ जाते हैं और शायद यही याद करते हुए प्रेजेंट में जिंता श्राइन से चला जाता है। बट वेट गाइस, अब हम दो डीमंस को देखते हैं जो यहाँ एक प्लान बनाकर आए हैं और इनकी नज़र सुजने पर है। जिसके बाद अगले दिन सुबह जिंता उठ चुका है और फिर सुजनी भी उड़ जाती है। और जैसे ही सुजने को पता चलता है कि आज दोपहर तक जिंता को श्राइन में जाने की ज़रूरत नहीं है, और ये बात सुनकर सुजने काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाती है। और यहाँ हम देखते हैं कि सुजने की एक आँख बिल्कुल डीमन की तरह है और इसी वजह से वह हमेशा एक बैंडेज को अपनी आँख पर बांधे रखती है। लेकिन इन सब के बावजूद भी अब इनकी ज़िंदगी पहले से काफ़ी ज़्यादा खुशहाल है। अब इसी बीच दोस्तों यहाँ पर आ जाती है मिस प्रिंसेस शिरायुकी। ये प्रिंसेस सबसे छुपते छुपाते हुए आई है ताकि आज वो जिंता के साथ कुछ टाइम स्पेंड कर सके। अब सुजने कहती है कि हम सभी एक साथ ब्रेकफास्ट करते हैं, जिसके बाद हम देखते हैं यह तीनों एक साथ खाना खा लेते हैं। सुजने जिंता से कहती है, आपको कुछ एक्सक्लूसिव बनाना चाहिए था। जिंता कहता है, चुपचाप खाना खाओ वरना एक थप्पड़ मारूंगा। जिससे शिरायुकी कहती है, तुम सुजने को कभी थप्पड़ नहीं मार सकते। जिस पर जिंता कहता है कि ज़रूरत पड़ने पर एक भाई को कठोर भी बनना पड़ता है। पर यह दोनों ही जानते हैं कि बातों को सीरियस नहीं लेना चाहिए, क्योंकि जब सुजने जिंता के सामने अपना चेहरा करती है तब जिंता उसे थप्पड़ नहीं मार पाता। अगले सीन में हम देखते हैं कि सुजने बहुत ही ज़्यादा खुश है क्योंकि जिंता को आज पूरा दिन शिरायुकी के साथ बिताने को मिलेगा, जिससे जिंता खुश हो जाएगा। जिंता को खुश देखकर सुजने भी खुश हो जाती है। जिसके बाद ये दोनों सुजने को यहीं घर पर छोड़कर बाहर चले जाते हैं। अब यहाँ इन दोनों को एक साथ घूमते हुए देखकर ये किसान हैरान हो जाता है कि जिंता किसी खूबसूरत लड़की के साथ घूम रहा है। और दोस्तों फिर तेज़ी से इसकी खबर पूरे टाउन में फैल जाती है। जिसके बाद ये दोनों एक रेस्टोरेंट में आ जाते हैं और यहाँ पर उन्हें उनकी बचपन की दोस्त चीतू से मिलती है। वह जिंता से पूछती है कि यह लड़की कौन है। जिंता कहता है, ये मेरी एक दोस्त है। जिसके बाद ये दोनों अपना ऑर्डर देते हैं। इसके बाद ये दोनों बात करते हैं कि चीतू से शिरायुकी को नहीं पहचान पाए क्योंकि उसने काफ़ी ज़्यादा सालों से शिरायुकी को देखा नहीं है। तभी चीतू से इनका ऑर्डर लेकर आ जाती है। पर दोस्तों इनके ऑर्डर के अलावा चीतू से चिंता के लिए उसकी फेवरेट डिश भी लेकर आई है जो उसे बचपन से काफ़ी ज़्यादा पसंद है। इस राइस क्रैकर को खाने के बाद जिंता कहता है कि यह बहुत ही ज़्यादा डिलीशियस है और ये बात सुन चितो से खुश होकर यहाँ से चली जाती है। जिंता कहता है, अब हम पहले जितने फ्रेंडली नहीं रहे क्योंकि अब मैं विलेज का एक सेंटिनल बन चुका हूँ। अब ये दोनों बातें कर रहे होते हैं कि जिंता इसे कहता है, तुम्हारे पिता हमेशा कहा करते थे कि कोई भी चीज़ हमेशा के लिए नहीं होती। उन्होंने मुझे ज़िंदगी का एक बहुत बड़ा सबक दिया था। शिरायुकी कहती है, मैं दुआ करूंगी कि हम मेरे माता पिता की तरह उनके नक्शे कदम पर चल सकें। अब शाम के वक्त यह एक नदी के किनारे आ जाते हैं और आज का दिन उसके साथ बिताने के लिए शिरायुकी जिंता को थैंक्स बोलती है और कहती है, मैं तुम्हारे साथ बिल्कुल पहले की तरह ही बात करना चाहती थी, तुम्हारे साथ वक्त बिताना चाहती थी और अब मुझे तुम्हें कुछ बताना है। जिसके बाद वो जिंता को बताती है कि वो क्योमासा से शादी करने वाली है। गांव के चीफ्टेन ने मुझे कहा है कि डीमंस मुझे मारने के लिए आएंगे, तो मुझे जल्द से जल्द अपनी पीढ़ी को आगे बढ़ाना होगा जिससे मेरी जगह कोई अगला ले पाए। और वो बताती है कि क्योमासा इसी गांव में पैदा हुआ है तो हमारी शादी सभी के लिए फ़ायदेमंद ही रहेगी और इस श्राइन की प्रिंसेस होने के नाते मैं इसे मना नहीं कर सकती। पर शिरायुकी होने के नाते मैं तुम्हें कुछ बताना चाहती हूँ कि मैं तुमसे बहुत ज़्यादा प्यार करती हूँ और अगर मुमकिन हो तो मैं तुम्हारे साथ एक नई ज़िंदगी शुरू करना चाहती हूँ, लेकिन मैं ये भी जानती हूँ कि तुम इसके लिए कभी राज़ी नहीं होगे। जिंता कहता है, मैंने यूसिकी ही की हिफाजत करने की ही कसम खाई है और शिरायुकी की हिफाजत करने की नहीं। मैंने हर दिन कड़ी मेहनत की, पर आज अगर मैं तुम्हारे साथ भाग गया तो वो सारी मेहनत बर्बाद हो जाएगी। मैं ऐसी ज़िंदगी कभी नहीं जी पाऊंगा। ये सुनकर शिरायुकी कहती है, तुम और मैं एक जैसे ही हैं। हम प्रायोरिटी उन चीज़ों को ही देते हैं जो ज़रूरी होती है। अगर मैं तुम्हारे साथ भाग गई तब मैं भी तुमसे कभी नज़रें नहीं मिला पाऊंगी और इसीलिए मैं एक इसुकी हिमे की तौर पर ही अपनी ज़िंदगी जीऊँगी, लेकिन मेरा दिल आखिरी दम तक सिर्फ तुम्हारे लिए ही धड़केगा। जिंता भी वादा करता है कि वह भी उसका रक्षक बनकर हमेशा उसकी हिफाजत करेगा। पर दूसरी ओर हम सुजुने को बिल्कुल अकेला देखते हैं। अब इसके बाद श्राइन में जिंता को पता चलता है
कि पास ही के जंगल में दो डीमंस को देखा गया है और उन्हें ख़त्म करने की जिम्मेदारी जिंता को सौंपी जाती है। अब फिर जब जिंता यहाँ से जाने लगता है तभी वहाँ योमासा उसे रोकता है और कहता है तुम जान चुके हो ना कि योकिहिमे और मेरी शादी होने वाली है, पर तुम इतना शांत कैसे हो? जिंता कहता है कि प्रिंसेस की खुशी और इस गांव की शांति के लिए। यह बात सुन के योमासा कहता है सच में तुम पागल हो। इसके बाद जिंता वहां से चला जाता है। अब इधर दूसरी ओर हम देखते हैं कि सुजने जो कि घर पर अकेली थी उसके पास एक मोहतरमा आ जाती है और दूसरी ओर जिंता जंगल में आगे बढ़ रहा था। तभी अचानक से उस पर एक हमला हो जाता है। जिंता अपनी तलवार से उस हमले को रोक देता है और तभी धुएं में से निकलता हुआ आता है एक डीमन जो उसे ही देख रहा होता है। जिंता उसकी ओर हमला करने जाता है पर इसका शरीर बहुत ज्यादा मजबूत होता है और साथ ही जिंता थोड़ा घायल भी हो जाता है। लेकिन इसके बाद जिंता इस डीमन पर एक स्ट्राइक करता है और इस बार जिंता का हमला सक्सेसफुली लैंड हो जाता है। इस डीमन का एक हाथ कटकर नीचे गिर जाता है, लेकिन इसके बाद वो डीमन अपना हाथ उठाकर कहता है मैं जानता था इसमें काफी ज्यादा मजा आएगा। इंसानों के मुकाबले हम डीमंस की उम्र काफ़ी ज़्यादा होती है, पर इंसान अपनी टेक्निक्स और अपने तौर तरीके पीढ़ी दर पीढ़ी एक दूसरे को सौंपते रहते हैं। वैसे फ़िलहाल तो मैं ये जानना चाहता हूँ कि आखिर तुमने ये तलवार क्यों उठाई है? जिंता कहता है उन लोगों की हिफाजत करने के लिए जो मेरे दिल के करीब हैं। और इस डीमन की यह दूसरी साथी डीमन सूजने के पास आई हुई है और यहाँ वो सूजने से कहती है शायद तुम अपने भाई से कुछ ज़्यादा ही प्यार करती हो और यह प्यार तुम्हें अब तक इंसान बनाए हुए है। सूजने उस डीमन से कहती है हाँ मैं अपने भाई से काफ़ी ज़्यादा प्यार करती हूँ। तो अब वो डीमन उसे बताती है कि कोई तुम्हारे भाई को नुकसान पहुँचाना चाहता है और मैं तुम्हें वह ताकत देने आई हूँ जिससे तुम अपने भाई को बचा सकती हो। लेकिन सूजने एक डीमन के साथ हाथ मिलाने से इनकार कर देती है। लेकिन तभी वो डीमन सूजने के माथे पर उंगली रखती है जिससे सूजने को कुछ दृश्य दिखाई देते हैं जिसमें हम ये देखते हैं कि शिरायुकी क्योमासा के साथ वो सब करने के लिए कपड़े उतार रही है। यह डीमन कहती है मैं भविष्य देख सकती हूँ और साथ ही दूसरों को भी उसकी कुछ झलकें दिखा सकती हूँ। सूजने कहती है नहीं यह सब झूठ है। वो डीमन कहती है चलो ठीक है तुम खुद चलकर क्यों नहीं देख लेती, और कहती है मेरी बात मान लो और अपने भाई को बचा लो। और अपने भाई के लिए सूजने उस डीमन की ओर अपना हाथ बढ़ा देती है। दूसरी ओर जिंता उस डीमन से पिटता हुआ दिखाई देता है। वह इस नदी में आकर गिर जाता है। तभी वह डीमन भी उसके पीछे आ जाता है। अब यहाँ जिंता भी उस डीमन को एक सवाल पूछता है आखिर तुम इंसानों को दर्द क्यों पहुंचाना चाहते हो? यह कहता है हम डीमंस अपनी जिंदगी में किसी न किसी उद्देश्य के साथ ही आते हैं और मेरा काम यही है और इंसानों को मारना ही हमारी फितरत है, वरना हम डीमंस कैसे कहलाएंगे। और इसके बाद वो डीमन जिंता से लड़ने के लिए अपनी ताकत को बढ़ा लेता है। जिंता गहरी सांस लेकर इस डीमन पर हमला करने जाता है पर डीमन के हमले से उसका एक हाथ कट जाता है। वो डीमन अपने दांतों से जिंता की तलवार को भी तोड़ देता है पर तभी जिंता अपनी टूटी हुई तलवार को पकड़कर उस डीमन की छाती में दे मारता है और अपना पूरा जोर लगा देता है। फिर खून बहने की वजह से वह डीमन वहीं मारा जाता है, पर मरते हुए वह डीमन कहता है मैंने अपना उद्देश्य पूरा कर लिया। अब से 170 साल बाद शैतानों का देवता इस गांव में आएगा और सब कुछ तबाह कर देगा। और इसी बीच अचानक जिंता के जहन में सूजने का ख्याल आ जाता है और यहाँ यह डीमन कहता है इंसान ये लो मेरी ओर से तुम्हारे लिए एक तोहफा। और उस डीमन का वो कटा हुआ हाथ उठकर जिंता का मुंह पकड़ लेता है और अब उस डीमन की आवाज आती है जिसमें वह कहता है कि तुम ये तलवार दूसरों की हिफाजत करने के लिए उठाते हो, लेकिन क्या हो जब वो लोग तुम्हारी हिफाजत के लायक ही ना हो। इसी बीच जिंता यहाँ पर बेहोश हो जाता है और दूसरी ओर हम देखते हैं क्योमासा शिरायुकी के साथ वो सब करना चाहता है क्योंकि यही राइट टाइम है। यहाँ कोई भी नहीं है। अब शिरायुकी की आंखों में आंसू आ जाते हैं क्योंकि वो जिंता को याद कर रही है, लेकिन उसे अपनी ड्यूटीज भी याद आती है और इसी के लिए वो अपने कपड़े उतारने लग जाती है। जो देख क्योमासा कहता है सच में तुम दोनों पागल हो चुके हो। और अब जैसा शिरायुकी आगे बढ़ती है कि योमासा अपने कदम पीछे करने लग जाता है, लेकिन इनके कुछ करने से पहले ही वहां पर दरवाजा तोड़कर वही डीमन आ जाती है सूजने के साथ में। अब दूसरी ओर जिंता को होश आ जाता है। वो देखता है कि उसका कटा हुआ हाथ वापस आ चुका है, लेकिन कैसे ये हमें आगे पता चलेगा। अब जिंता तुरंत भागकर सूजने के लिए जाने लग जाता है, पर तभी जिंता देखता है कि पूरे गांव में चारों तरफ आग लग चुकी है। यहाँ सूजने शिरायुकी से पूछती है मुझे लगा तुम जिंता से प्यार करती थी, पर अब मुझे देखकर लगता है कि तुम्हारे लिए कोई भी चलेगा। सूजने शिरायुकी से काफ़ी ज़्यादा डिसअपॉइंटेड लग रही है। अब यहाँ जिंता अपने घर पहुँचता है पर वहाँ पर कोई भी नहीं होता। वही गांव के लोग आग बुझाने की कोशिश कर रहे होते हैं और यहाँ सूजने कहती है बस अपने भाई की खुशी के लिए मैंने अपने जज्बातों को दिल में ही दबा कर रखा, लेकिन तुमने उसके साथ ऐसा क्यों किया शिरायुकी? वह कहती है मैं समझ चुकी हूँ कि तुम अपने भाई से बहुत प्यार करती हो
और इसी प्यार के कारण तुमने जिंता के लिए अपना शरीर को छोटा ही रखा ताकि तुम हमेशा उसकी छोटी बहन बनी रहो। बट प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो, प्रिंसेस होने के नाते मुझे इस गांव की लेगेसी को बचाना होगा। लेकिन सुजने कहती है कि क्यों मैंने तुम्हारे लिए अपना सब कुछ छोड़ना चाहा और तुम वो सब कुछ फेंक रही हो जैसे उसकी कोई कीमत ही नहीं। अब सुजने पागलों की तरह हंसने लग जाती है और कहती है तुमने तो मुझे बेवकूफ़ बना रखा है, अब मैं हर एक चीज़ का हिसाब लूंगी। वो डीमन सुजने के कान भरती हुई कहती है मैंने तुम्हें बताया ही था, यह प्रिंसेस एक ऐसी औरत है जो तुम्हारे भाई को धोखा देकर किसी और के साथ गुलछर्रे उड़ा रही है। अब सिर्फ तुम अपने भाई को बचा सकती हो और सिर्फ इस औरत को मारकर ही तुम वो बदला पूरा कर सकती हो। यह बात सुनते ही सुजने की बॉडी बहुत ज़्यादा ब्लैक पावर रिलीज करने लग जाती है और अगले ही पल सुजने एक अडल्ट लड़की में तब्दील हो जाती है और एक पूरी तरह डीमन के जैसे दिखती है। जबकि योमासा उसे बचाने के लिए तलवार उठाता है तब वही फीमेल डीमन उसे यह कहकर दूर फेंक देती है कि यह दो औरतों के बीच की लड़ाई है। अब इसके बाद यही फीमेल डीमन सुजने से कहती है कि तुम्हें इस औरत को उस तलवार से मारना चाहिए जिसकी यह हिफाजत करती हुई आ रही है, इससे इसकी आत्मा को भी खुशी मिल जाएगी। जिसके बाद वो योमासा को यहाँ से ले जाती है और सुजने यही गहराई तलवार निकालती है तभी जिंता यहाँ भागते हुए आ जाता है। उसे देखकर शिरायुगी भी उसकी ओर भागती है। जिंता भी उसे सीने से लगा लेता है पर अगले ही पल शिरायुकी की गर्दन धड़ से कटकर अलग हो जाती है और सुजने आकर कहती है आप ठीक तो हो ना भैया। उसके हाथों में शिरायुगी का सिर था और इसके बाद सुजने पागलों की तरह शिरायुकी की बॉडी में यह तलवार घुसाती रहती है। जिंता को अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा है। जिंता गुस्से में आकर अपनी तलवार से सुजने पर वार करता है। सुजने कहती है क्या हुआ भैया, आप मुझ पर हमला क्यों कर रहे हो, मैं आपकी सुजने हूँ। यह सुनकर जिंता कहता है अगर तुम सुजने हो तो तुमने शिरायुकी के साथ ऐसा क्यों किया। सुजने कहती है वो प्रिंसेस आपको धोखा दे रही थी, वो किसी और से शादी कर रही थी इसलिए मैंने उसे मार दिया। अब आपको सैड होने की कोई ज़रूरत नहीं है, चलिए भैया अब हम घर चलते हैं। पर जिंता कहता है तुमने उन लोगों को धोखा दिया जिन्होंने हमें बचपन से पाला पोसा, तुमने शिरायुकी को भी मार दिया, अब तुम घर जाना चाहती हो। अब मैं असली कहानी समझ चुका हूँ कि मेरी बहन सुजने तो बहुत लंबे समय पहले ही मर चुकी है। इसके बाद जिंता सुजने पर वार करने लग जाता है पर उसकी तलवार ही टूट जाती है। लेकिन इसके बाद उसकी बॉडी से भी डीमन की पावर निकलने लग जाती है। उसका हाथ उसी डीमन की तरह हो जाता है जिससे जिंता ने अभी कुछ ही समय पहले फाइट करी थी। सुजने कहती है आखिर आप मुझ पर गुस्सा क्यों हो रहे हो भैया, मैंने तो आपकी खुशी के लिए ही ये सब किया, मैंने आपके लिए ही उसे मारा है। पर जिंता गुस्से में कहता है अपना मुंह बंद रखो। ये सुनकर सुजने रोती हुई कहती है तो आपने भी मुझे बाकियों की तरह छोड़ दिया, बाकी लोगों की तरह ही निकले आप भी भैया, आप मेरी दुनिया थे लेकिन अब आप मुझे मारना चाहते हैं। और यही कहकर वो बिजली की तेजी से जिंता पर हमला करने लगती है और फिर वह अपना हाथ जिंता के पेट में घुसा देती है लेकिन फिर वो अपना हाथ वापस निकाल नहीं पाती। इसके बाद जिंता अपनी पूरी ताकत से सुजने पर वार करता है लेकिन इतने खतरनाक हमले के बाद भी सुजने मरती नहीं है। उसे जिंदा देख जिंता उस पर वापस से हमला कर देता है और ये अटैक काफ़ी ज़्यादा पावरफुल होता है लेकिन ये सुजने पर लैंड नहीं हो पाता क्योंकि उसी बीच वही फीमेल डीमन उसके सामने आ जाती है और इस अटैक का इम्पैक्ट वो अपने ऊपर ले लेती है। इसी बीच वो सुजने से यहाँ से भाग जाने के लिए कहती है। सुजने वहाँ से जाने लग जाती है। जिंता अपना हाथ इस डीमन की बॉडी से निकालने की कोशिश करता है पर वह डीमन उसे ऐसा नहीं करने देती। इसी बीच सुजने वहाँ से जाने से पहले कहती है अब मैं हर एक चीज़ से नफरत करती हूँ, मैं ये दुनिया ख़त्म कर दूंगी और मैं वो सब कुछ ख़त्म कर दूंगी जो आपके पास हो, लेकिन आप चिंता मत करो, सब कुछ ख़त्म होने से पहले मैं आपके पास आपसे मिलने एक आखिरी बार ज़रूर आऊँगी। और फिर यह डीमन हंसते हुए कहती है आखिरकार मैंने अपना उद्देश्य पूरा कर ही लिया, मैंने भविष्य देखा है, आने वाले वक्त में डीमंस बस लोगों को मनोरंजन के लिए किस्से कहानी बनकर ही रह जाएंगे और यहाँ मैं खुशी खुशी मर सकती हूँ। और वो डीमन यहाँ मारी जाती है। तभी अचानक बारिश होने लगती है और गांव में जो आग लगी थी वह बुझ जाती है। जिसके बाद जिंता शिरायुकी की बॉडी के पास आ जाता है और रोते हुए कहता है मैं किसी की हिफाजत नहीं कर पाया और फिर वो वहाँ चिल्ला चिल्ला कर रोने लग जाता है। अब कुछ दिन गुजरते हैं, गांव में रिपेयरिंग का काम वापस से चालू हो जाता है और यहाँ जिंता अपनी सारी पुरानी यादों को छोड़कर यहाँ से निकलने वाला है पर तभी उससे गांव का चीफ मिलने आ जाता है और इसके बाद जिंता इन्हें बताता है कि वह गांव छोड़ रहा है ताकि वो आने वाले समय में डीमंस लॉर्ड को रोकने की तैयारी कर सके और कहता है कि मुझे इन सब चीज़ों का अंत करना होगा। और गाइस मुझे लगता है कि जो डीमंस लॉर्ड होने वाला है वो जिंता की बहन सुजुने ही होगी
एंड सुजने ने ही जिंता के लव इंटरेस्ट को मारा है, इसलिए जिंता सुजने को मार देगा। पर अगर मुमकिन हो तो एक शांति का रास्ता भी ये निकालना चाहेगा। अब ये सारी बात सुनकर गांव का चीफ जिंता को 11 तलवार देता है ताकि वह इसे अपने साथ ले जा सके, और अब जिंता ही इस तलवार का असली हकदार है। अब पुराने ट्रेडिशन और नियम के हिसाब से अब इसके नाम में कांशी ऐड हो जाएगा। अब जिंता का नाम हो चुका है जिनिया, और अब इसके अलावा इस तलवार का ख्याल रखने वाला यूसिकी ही में खानदान खत्म हो चुका है, और यह तलवार श्राइन में पड़ी पड़ी बस धूल ही खाती रहेगी। इसीलिए जिंता को यह तलवार अपने साथ ले जाना चाहिए, और ये कहता है कि प्रिंसेस शिरायुकी की भी यही इच्छा होगी। और फिर यह अगले ही पल चीफ झुककर कहता है, मैं जानता था कि तुम और राजकुमारी एक दूसरे से काफ़ी ज़्यादा प्यार करते थे, पर मेरा पोता योमासा भी राजकुमारी से काफ़ी ज़्यादा प्यार करता था, इसलिए मैंने अपने पोते के लिए प्रिंसेस की शादी अपने पोते से करवाना चाहिए। ये सब सुनकर भी जिंता चीफ को उठाता है और अपने एक नए सफ़र पर निकल जाता है। पर तभी चीतो से उसके पास आकर कहती है, मेरी नज़रों में तुम जैसे कल थे वैसे ही आज भी हो, इसलिए प्लीज़ रुक जाओ जिंता और मत जाओ। जिंता यह कहकर वहाँ से जाने लगता है कि मैं वादा करता हूँ कि मैं लौट कर आऊँगा। और अब जिंता अपने नए सफ़र पर निकल पड़ता है और आगे बढ़ते हुए कहता है 170 साल, और कुछ ही टाइम में 170 साल भी गुजर चुके हैं, और एक बंदा जिसके हाथ में एक तलवार है वह एक श्राइन में आता है, और फिर यहाँ इस श्राइन की मीगो यानी प्रीस्ट से मिलता है। और फिर कट टू वापस जिंता का सफ़र आगे बढ़ाते हुए देखा जाता है। अब 1850 में आते हैं और यहाँ हम एक गांव को देखते हैं। यहाँ हमें जेंजी नाम का एक आदमी दिखाया जाता है जो कि सुगाया जनरल स्टोर में काम करता है। अब इसके बाद हम जिंता को एक शख्स के साथ बैठा हुआ देखते हैं। तभी वो शख्स जेंजी से कहता है, बाकी का काम तुम संभाल लो, और यह कहकर वो वहाँ से चला जाता है। जिसके बाद जेंजी अपना इंट्रोडक्शन देता है और कहता है, मेरा नाम जेंजी है और मैं सुगाया जनरल स्टोर में एक क्लर्क हूँ। जिंता उसे अपना नया नाम बताता है जो कि होता है जिनिया। और अब तक जेंजी के बॉस ने जिंता को सिर्फ इतना ही बताया है कि एक डीमन उनकी बेटी की जान लेना चाहता है जिसे वो मरवाना चाहता है। जेंजी जिंता को आगे बताता है कि जिंता को बॉस की बेटी नात्सु का बॉडीगार्ड बनकर रहना होगा, जो कि इस साल 13 साल की हो जाएगी। अब कुछ दिनों से नात्सु को अपने कमरे के बाहर एक डीमन दिखाई दे रहा है जो उसे देखकर यही कहता है कि मेरी बेटी को लौटा दो। शायद से उस डीमन को लगता है कि नात्सु उसकी बेटी है और इसीलिए वह उसे किडनैप करना चाहता है। पर तभी वहाँ नात्सु आ जाती है और चिंता को देखकर वो कहती है, तो तुम हो मेरे बॉडीगार्ड, तुम यहाँ से जा सकते हो। और इसी बीच जेंजी नात्सु को समझाने की कोशिश करता है, तभी वो सुनती नहीं है और कहती है, ये ज़रूर कोई स्कैमर है जो बस यहाँ झूठा डीमन हंटर बनकर आया है और ये बस हमसे स्कैम करके पैसे कमाना चाहता है। तुम मेरी बात सुनो और हमें तुम्हें एक फूटी कौड़ी भी नहीं देनी है, तुम यहाँ से जा सकते हो। और ये कहते हुए वो वहाँ से चली जाती है। और फिर अगले सीन में रात हो जाती है और नात्सु अपने कमरे में ही रहती है। तभी बाहर से जेंजी की आवाज़ आती है जो कि कहता है, आपने अपने बॉडीगार्ड को तो भगा दिया, पर कम से कम मैं तो यहाँ रुककर आपकी देखभाल कर सकता हूँ ताकि जब वो डीमन आए तो मैं आपको उससे दूर रख सकूँ। लेकिन गाइज नात्सु अंदर ही अंदर यह बात जानती है कि उसकी बात पर शायद किसी को यकीन नहीं है, क्योंकि लोगों की नज़र में डीमंस बस एक कहानियां हैं। और अब नात्सु कहती है, मैं उनकी असली बेटी भी नहीं हूँ, तो शायद इसलिए वो मुझसे प्यार नहीं करते। और अगले ही पल नात्सु के कानों में उस डीमन की आवाज़ सुनाई देने लग जाती है और अगले ही सेकेंड जेंजी देखता है कि उसके सामने एक काला साया उमड़ रहा है। नात्सु झाँक कर बाहर देखती है और उसके सामने वही डीमन आ चुका था। यह डीमन आगे बढ़ते हुए कहता है, मेरी बेटी को लौटा दो। और भाई जेंजी को लगता है कि अब तो वो गया, पर अगले ही सेकंड वहां पर जिंता पहुंच जाता है और आकर एक ही स्लैश में उस डीमन का हाथ काट देता है। पर जिंता को देखकर अब भी वो डीमन यही कहता रहता है कि मेरी बेटी को लौटा दो। जिंता अपनी तलवार से वार करके उस डीमन को 2 टुकड़े में काट देता है, जिसके बाद वह डीमन वहां से गायब हो जाता है। नात्सु बाहर आकर कहती है, क्या वो डीमन मर चुका है? जिंता बताता है कि जब डीमंस मरते हैं तो वो सफ़ेद धुआं में गायब होते हैं, यानी कि अभी यह डीमन मरा नहीं है और अभी वापस लौट के आने वाला है। अब नेक्स्ट डे जेंजी जिंता को कहता है कि आपके मुताबिक वो डीमन अभी तक मरा नहीं है, तो क्या आप आज रात यहाँ फिर से रुककर उस डीमन को हरा सकते हैं? जेंजी कहता है, तुम मुझे नात्सु के बारे में और कुछ चीज़ें बताओ, क्योंकि वो डीमन बार बार सिर्फ यही रट रहा है कि मेरी बेटी को लौटा दो। अब जेंजी बताता है कि लेडी नात्सु के असली पेरेंट्स के मरने के बाद बॉस ने ही उसका पालन पोषण किया है और उसे अडॉप्ट किया है। लेकिन मैं आपको बता दूं
कि नात्सू ज़रा सी भी बुरी नहीं है, वरना बॉस कभी उन्हें अडॉप्ट नहीं करते। और बॉस की ज़िंदगी में कम दुख नहीं है, उनकी बीवी को एक डीमन ने मार दिया था और फिर उनका बेटा भी कहीं भाग गया। बॉस इन सारे इंसिडेंसेस का दोष सिर्फ और सिर्फ डीमंस को देते हैं। जिंता कहता है तो ऐसी बात है। अब शाम के वक्त हम नात्सू और उसके पिता को एक साथ खाना खाते हुए देखते हैं और यह महाशय पूछता है, नात्सू, जो बॉडीगार्ड मैंने तुम्हारे लिए चुना है वो कैसा है? वह कहती है, उसे देखकर बिल्कुल नहीं लगता कि वह कोई बुरा आदमी है। मेरा इतना ख्याल रखने के लिए आपका शुक्रिया पापा। ये कहता है, हर एक पिता अपने बच्चे की बहुत शिद्दत से परवाह करता है, इसलिए तुम्हें शुक्रिया कहने की कोई ज़रूरत नहीं है। यह बात सुनकर नात्सू को काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगता है और वो पूछती है कि पिताजी, आपने उसी आदमी को हायर क्यों किया? वह कहता है कि कुछ वक्त से डीमंस की देखे जाने की खबरें बढ़ रही हैं। साथ ही एक बात भी काफ़ी ज़्यादा चर्चा में है कि एक आदमी मात्र एक तलवार से सारे डीमंस को मार रहा है और यह वही आदमी है और मैं जानता हूँ कि यह भरोसेमंद है। यह बात सुनकर नात्सू समझ जाती है कि उसके पिता को इस बात पर यकीन था, वो डीमन को लेकर झूठ नहीं कह रही है। अब इसके बाद हम देखते हैं कि नात्सू अपने पिता के साथ वक्त बिताते हुए यही सोच रही है कि इनकी बीवी को एक डीमन ने मार दिया और इनके बेटे को भी एक डीमन ने किडनैप कर लिया, पर फिर भी इन्हें लगता है कि इनका बेटा लौटकर ज़रूर आएगा। पर लोग यही बातें करते हैं कि आखिर उन्होंने एक लड़के के बजाय एक लड़की को क्यों अडॉप्ट किया, और यह बातें याद करते हुए नात्सू को काफ़ी ज़्यादा बुरा लगता है। अब रात के वक्त हम नात्सू के कमरे के बाहर जेंजी और जिंता को देखते हैं। नात्सू जेंजी को देखकर कहती है, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तुम तो उस डीमन से लड़ भी नहीं पाओगे। और जेंजी यह बात सुन उदास हो जाता है और इसके बाद वो जिंता से कहती है, मेरे पिता को तुम काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगे और उन्हें तुम पर काफ़ी ज़्यादा भरोसा भी है, इसलिए मैं भी तुम पर भरोसा करती हूँ। जिंता कहता है, तुम्हारे पापा बहुत ही ज़्यादा अच्छे आदमी हैं, बट मैंने कुछ अफवाहें सुनी हैं मास्टर जोसो के खोए हुए बेटे के बारे में। यह सुनते ही नात्सू गुस्से में कहती है, मैं उस लड़के के बारे में कुछ नहीं जानती जो अपने घर से भाग गया था। जिंता कहता है, मुझे माफ़ करना। पर नात्सू फिर कहती है, क्या एक इंसान और एक डीमन के बीच में कोई बच्चा पैदा हो सकता है क्या? जिंता कहता है, हाँ बिल्कुल। अब नात्सू को लगता है कि वो सच में कोई डीमन की बेटी है। जिंता कहता है, मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ कि वो डीमन आपकी माँ नहीं है। ये जेंजी से कहता है कि क्या तुम जानते हो कि डीमंस कैसे पैदा होते हैं? जेंजी कहता है, बिल्कुल हमारी ही तरह, डीमंस को भी जन्म उनके माता पिता ही देते होंगे। जिंता कहता है, हाँ ऐसा तो होता है, पर डीमंस तब भी कुछ और भी तरीके से पैदा हो सकते हैं। जब कोई डीमन किसी इंसान के साथ गलत काम करता है, और वह तब भी पैदा होते हैं जब कोई सारी नकारात्मक भावनाएं आपस में जुड़ जाती हैं। और अगले ही पल में हम देखते हैं कि नात्सू घबराने लग जाती है क्योंकि इनके सामने वो डीमन वापस आ चुका है। वो आते ही जिंता पर हमला करती है, पर जिंता उसे पीट कर ज़मीन पर लगा देता है और जेंजी कहता है कि इसे जल्द से जल्द ख़त्म कर दो। पर जिंता नात्सू से पूछता है कि क्या तुम सच में इसे ख़त्म करना चाहती हो? लेकिन वो बताता है कि अगर इस वक्त भी मैं इसे मार दूं तब भी ये वापस आएगा, क्योंकि इस डीमन को पैदा नात्सू के इमोशंस ने किया है। नात्सू की वो भावनाएं जो यह सोचती हैं कि नात्सू के पिता उस पर ध्यान नहीं देते। यह डीमन भी यही कर रहा है, सिर्फ नात्सू पर ध्यान दे रहा है। नात्सू चिल्लाकर कहती है, नहीं ऐसा नहीं हो सकता। जिंता कहता है, मैं चाहे कितनी भी 1000 बार इसे मार दूं, ये पैदा होकर वापस आ जाएगा, क्योंकि यह तुम्हारी भावनाओं से जुड़ा हुआ है नात्सू। अब नात्सू कहती है, तो अब मैं क्या करूं? जिंता कहता है, मुझसे बस यह कह दो कि तुम इस डीमन को मारना चाहती हो तो मैं इसे मार दूंगा। अब हमें पता चलता है कि नात्सू अपने पिता से बहुत ज़्यादा प्यार करती है, पर उसे लगता है कि उसके पिता उससे प्यार नहीं करते और लोगों के मुंह से कई तरह की बातें सुन सुनकर नात्सू को और भी ज़्यादा बुरा लगता है। अब नात्सू रोते हुए कहती है, यह डीमन मैं ही हूँ, यानी कि मुझे मरने की ज़रूरत है। पर जेंजी उसे कहता है कि आप गलत सोच रही हो। मैं जानता हूँ कि आप बॉस से कितना ज़्यादा प्यार करती हैं और बॉस भी आपसे काफ़ी ज़्यादा प्यार करते हैं और वो आपकी काफ़ी ज़्यादा परवाह करते हैं। पर बॉस की दिक्कत यह है कि वो कभी अपनी भावनाओं को सही तरीके से जाहिर नहीं कर पाते। आपको बस उनसे दिल खोलकर बात करने की ज़रूरत है और मुझे यकीन है कि वो आपसे दिल खोलकर बात ज़रूर करेंगे, बिल्कुल एक परिवार की तरह। जेंजी की बातों को सुनकर नात्सू की हिम्मत बढ़ जाती है, जिसके बाद वो जिंता से इस डीमन को मारने के लिए कहती है। जिसके बाद जिंता अपनी तलवार निकालता है और इसके बाद इस डीमन की ओर आगे बढ़ता है और एक ही स्लैश में इस डीमन को काट देता है, जिसके बाद वो डीमन सफ़ेद धुआं बनकर गायब होने लग जाता है। तो दोस्तों, नात्सू ने यहाँ पर अपने नेगेटिव इमोशन पर जीत पा ली है, जिसके कारण यह डीमन अब मर चुका है।
जिसके बाद अब वो चैन की नींद सो जाती है। पर हम जिंता को बाहर ही देखते हैं और वो देखता है कि यह डीमन अब तक मरा नहीं है, वह फिर से रीजनरेट होने लग जाता है। और यह देखकर जिंता कहता है कि इस जगह पर एक औरत थी जिसके अंदर डीमन बनने की काबिलियत भी थी। यह डीमन सिर्फ नात्सु की वजह से यह बात नहीं कहती है कि मेरी बेटी को लौटा दो। यह डीमन पूरी तरह से रीजनरेट करके यही बात दोहराने लग जाती है कि मेरी बेटी को लौटा दो। जिंता कहता है यह डीमन यहाँ उस बच्चे की बात कर रहा है जिसे जेजो सामा की बीवी ने पैदा किया था, जो कि है सुजने। और मेरे भाई लोग, यह डीमन सिर्फ नात्सु की भावनाओं से नहीं बनी है बल्कि जिंता की मरी हुई माँ की भावनाओं से मिलकर बनी है। और जैसे ही जिंता को इस बात का एहसास हो जाता है, यह डीमन टूट टूट कर यहीं गिरने लग जाती है। और अब जिंता कहता है हर किसी को प्रेजेंट में ही जीना चाहिए, हम खुद को हमेशा पास्ट में ही कैद करके रखना चाहते हैं, इसलिए प्लीज़ अब आप आराम कीजिए। और यही कहकर जिंता उस डीमन को पूरी तरीके से ख़त्म कर देता है। यह डीमन कहीं ना कहीं जिंता की माँ ही थी। अब अगले दिन का वक्त आता है, जिंता के जाने का समय आ चुका है। जेंजी जिंता को शुक्रिया कहता है और नात्सु भी कहती है कि अब वो अपना बिहेवियर और अपनी पर्सनैलिटी को बदलेगी, पर ऐसा करने में उसे थोड़ा वक्त लगेगा और साथ ही वह शुक्रिया भी कहती है। जिंता कहता है शुक्रिया मत कहो, शायद मैंने भी यहाँ पर कुछ बहुत पुराना कर्ज चुकाया है। जब मैं छोटा था तब मैं उसी चीज़ को हकीकत मानता था जो मैं अपनी आंखों से देखता था, पर कई बार चीज़ों को हम जितना जानते हैं उनसे कई ज़्यादा गहरी होती हैं। पर मैं बस उस वक्त यह बात नहीं समझ सका और असल हकीकत से भाग गया, और मैं यहाँ उसी की भरपाई करने आया हूँ। और नात्सु को उसकी बातें 1% भी समझ नहीं आती, पर जिंता अलविदा कहकर अब जाने लग जाता है। उसके वहाँ से निकलते ही जूजो सामा बाहर निकलकर आ जाता है। जेंजी कहता है आपको भी उसे शुक्रिया कहना चाहिए था, पर वह कहता है मुझे ऐसा करने की ज़रूरत नहीं लगी, मुझे यकीन था कि वह यह काम आसानी से कर लेगा। जेंजी पूछता है कि आपको उस पर इतना यकीन कैसे था, तो ये कहता है कि पागल जैसी बात मत करो, अपने पिता को अपने बेटे पर भरोसा होता ही है और उसे कभी संदेह नहीं होता इस चीज़ पर। और उसे यह बात समझ ही नहीं आती। पर दोस्तों, हम समझ सकते हैं कि जिंता इन महाशय का ही बेटा है और यही कहानी की शुरुआत में सुजुने को पीट रहा था। अब जैसे ही यह जाने लगता है, नात्सु कहती है कि क्या मैं भी आपकी कोई मदद कर सकती हूँ, क्योंकि जाने से पहले उसने मुझसे कहा था कि मुझे दूसरों के द्वारा किए गए अच्छे कार्यों को उनके लिए अच्छे कार्य करने होंगे, उनकी काइंडनेस को लौटाना चाहिए। जोसे सामा कहते हैं कि तुम्हें कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है, एक बच्चा अपने माता पिता की सारी खुशियाँ होता है। अब हम जिंता को देखते हैं जो कि आसमान की ओर देखकर मुस्कुरा रहा था। और दोस्तों, यही पार्ट 1 का एंड हो जाता है। वैसे मैं आप लोग से पूछना चाहता हूँ कि क्या आप लोग को ये पार्ट अच्छा लगा, और अगर आप पार्ट 2 देखना चाहते हो तो प्लीज़ कमेंट्स में बताइए। और मेरा एक और सवाल है कि शिरायुकी ने क्या सही किया, कमेंट्स में ज़रूर बताना। और मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर देना। मैं आपके लिए हमेशा वीडियोस लाता रहता हूँ। तो दैट्स माय टाइम गाइस, बाय।